नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने भारत के इतिहास को शुरू किया था कल, और कल की वीडियो में हमने भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि बताई थी आपको। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास का सिलेबस कल हमने पढ़ा था। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करते हैं, और प्राचीन भारत के इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, आज हम अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए इतिहास का काल विभाजन होता है तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद आया था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके बाद आया था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में किया गया था। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल के बारे में कहा जाता है कि इस काल की ना तो लिपि मिली थी और ना ही इसे पढ़ा गया। लिपि नहीं मिली और ना ही इसे पढ़ा गया। इसका मतलब ये हुआ था कि प्रागैतिहासिक काल का कोई भी विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये है कि मानव इस समय अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। मानव ने जो साक्ष्य छोड़े थे वो गुफाओं में छोड़े थे, और मानव ने ऐसी कोई क्रिया नहीं की जिससे इस काल के बारे में हमें जानकारी मिल सके। इस कारण कहा जाता है कि जो प्रागैतिहासिक काल था, ये इतिहास का प्रारंभिक काल था जिसमें ना तो लिपि मिली ना ही इसे पढ़ा गया, अर्थात इस काल का कोई भी विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आया था आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिली थी, इस काल में लिपि तो प्राप्त हुई थी, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया। और इसी आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है वो शामिल किए जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। चूंकि प्रागैतिहासिक काल में कुछ मिला ही नहीं है, अब कुछ मिला ही नहीं है, कुछ सोर्स नहीं, तो उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसकी लिपि मिली है। जैसे आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो मिली है, पिक्टोग्राफिक या भावात्मक लिपि प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो अगर कोई पूछ रहे आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को, आया वो सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता को इन तीनों में से किस में शामिल किया जाता है, 4 ऑप्शन देगा आपको। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आते हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। दोस्तों, ऐतिहासिक काल में हमें लिपि भी मिली थी, इस काल की लिपि भी प्राप्त हुई थी, इस लिपि को पढ़ा भी गया था। इस कारण इस काल का हमारे पास लिखित विवरण उपलब्ध है, हमारे पास ग्रंथ है, विदेशी यात्रियों का विवरण है, तो इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है जो भी जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है मौर्य काल। इस मौर्य काल के बारे में हमें अशोक के अभिलेख हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण है, मैगस्थनीज की इंडिका है, वहाँ से जानकारी मिलती है। इसके बाद गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद आया था दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद आया था आधुनिक भारत का इतिहास। तो इनको शामिल किया जाता है ऐतिहासिक काल में, जिनकी लिपि भी है, इनको पढ़ा भी गया है और इसका विवरण हमारे पास उपलब्ध है। जैसे आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। प्लूटार्क, जस्टिन आदि विदेशी यात्री आए थे। तो इन सब कालों के बारे में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में दिल्ली सल्तनत जो भी इतिहासकार आए थे उनके हमें जानकारी देते हैं इनके बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो जो ऐतिहासिक काल है, इस ऐतिहासिक काल में इनको शामिल किया जाता है जिसका लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध है। तो प्रागैतिहासिक काल का हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है।
आदि ऐतिहासिक काल की लिपि हमारे पास है, लेकिन इस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं और उसी लिपि के आधार पर हमने अंदाजा लगाया है, अनुमान लगाकर इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को शामिल किया गया है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में हम अध्ययन कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो विश्व की एक प्राचीन सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों हम जानकारी करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत क्या था, इस सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ था, इसका कालक्रम क्या है, ये सभ्यता कितनी पुरानी है, रेडियो कान पत्ती के अनुसार इसका कालक्रम क्या था, इसका विस्तार कहां से कहां तक था, इस समय के लोगों का सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, राजनीतिक जीवन क्या था, और सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरकार पतन कैसे हुआ। तो इन सब सवालों का प्रयास करेंगे हम जानने का सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ते हैं। निम्न पॉइंट हैं, इसमें निम्न सेगमेंट आते हैं जिनके माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आखिरकार हुआ कैसे था, हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली कैसे थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों है नामकरण, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा, हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। नामकरण के बाद दोस्तों आता है इसका कालक्रम, कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, यह सभ्यता कितनी पुरानी थी। उसके बाद आता है दोस्तों इसके निर्माता, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया किसने था, इसके निर्माता कौन थे। उसके बाद आता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विस्तार कहां से कहां तक था, भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में यह फैली हुई थी, तो वो आता है विस्तार के अंतर्गत। उसके बाद आएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, कि कौन कौन से स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय विद्वान थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, तो ये है प्रमुख स्थल। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन क्या था, यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन क्या था, यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन क्या था, यहाँ के लोगों का राजनीतिक जीवन क्या था। और उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों कि वो क्या कारण रहे होंगे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो इन टॉपिक के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को हमें इन टॉपिकों के माध्यम से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है इसमें। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत क्या था, उसके बाद कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आखिरकार कैसे इसका नामकरण हुआ, इसका कालक्रम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, राजनीतिक जीवन क्या था, और उसके बाद आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इन टॉपिक के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत, या इसका कह सकते हैं इसको इसकी पृष्ठभूमि, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको अध्ययन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी थी, इसके बारे में सबसे पहले किसने जाना, किसने अध्ययन किया। दोस्तों यदि हम इसके अतीत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि बात थी 1826 ईस्वी, और 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, विद्वान थे, जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। तो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने खोज की थी दोस्तों हड़प्पा टीले की। हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले जो लोगों को जानकारी दी थी, लोगों को अवगत कराया था, वो कराया था चार्ल्स मेसन ने। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला जो व्यक्ति है, हड़प्पा टीले की जो जानकारी देने वाला व्यक्ति है, वो है चार्ल्स मेसन। तो पहला पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने हड़प्पा टीले की जानकारी दी थी। इसके बाद दोस्तों बात आती है 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में दोस्तों दो भाई थे जिनका नाम था, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और एक का नाम था विलियम ब्रंटन। ब्रंटन बंधु थे दो दोस्तों, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और एक का नाम था विलियम ब्रंटन। जब हड़प्पा टीले की हमको जानकारी दे दी थी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में, तो 1856 ईस्वी में दो भाई गए थे जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने हड़प्पा टीले की खुदाई करना शुरू कर दिया
और हड़प्पा टीले की जब इन्होंने खुदाई की थी दोस्तों, तो हड़प्पा टीले की खुदाई से इनको जो ईंटें प्राप्त हुई थी, इन ईंटों का प्रयोग इन्होंने, उस समय दोस्तों रेलवे लाइन बिछ रही थी और वो रेलवे लाइन बिछ रही थी लाहौर से लेकर कराची तक। तो लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछ रही थी, इस रेलवे लाइन को बिछाने में हड़प्पा टीले से जो ईंटें प्राप्त हुई थी, उन ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो 2 पॉइंट आ गए आपके सामने कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की जानकारी दी, उसके बाद ब्रंटन बंधु जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने 1856 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खुदाई की और इस टीले से जो ईंटें प्राप्त हुई, इन टीलों का इस टीले से जो ईंटें प्राप्त हुई थी, इन ईंटों का जो उपयोग किया गया था वो लाहौर से और कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया गया था। उसके बाद दोस्तों 1853 से और 1856 ईस्वी के मध्य एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 ईस्वी के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वे किया। ये गए थे और इन्होंने इस टीले का सर्वेक्षण किया था, वहाँ खोज की थी कि क्या वास्तव में यहाँ कोई ना कोई सभ्यता विद्यमान थी। तो दोस्तों 3 पॉइंट हैं आपके सामने। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन वो व्यक्ति है जिससे सबसे पहले हड़प्पा टीले की हमें जानकारी दी थी। उसके बाद 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा टीले की खुदाई की और यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई थी, इन ईंटों का उपयोग लाहौर से और कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया गया था। उसके बाद 1853 से 1856 ईस्वी के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। उसके बाद दोस्तों बात आती है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और दोस्तों इसी समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, इस भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसके जो महानिदेशक थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। इन सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को भेजा था हड़प्पा कि आप जाइए और हड़प्पा का उत्खनन कीजिए, वहाँ जाइए और देखिए कि वहाँ वास्तव में कोई ना कोई सभ्यता का विकास था या नहीं था और साक्ष्यों के आधार पर पता लगाइए कि यहाँ किसी सभ्यता का विकास हुआ था या नहीं हुआ था। तो सर जॉन मार्शल के कहने पर, इनके निर्देशन पर, ये क्या थे, ये उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। तो सर जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी 1921 में जाते हैं और खोज करते हैं किसकी, हड़प्पा की। तो दोस्तों यहाँ से एक सवाल आता है कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने की थी। हड़प्पा की जो खोज की थी वो सबसे पहले की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। इससे पहले हड़प्पा टीले की जानकारी दी थी किसने, चार्ल्स मेसन ने, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ से क्या मिला है क्या नहीं मिला है, कोई सभ्यता थी या नहीं थी, क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो प्रमुख रूप से जो जानकारी दी है, जिस जानकारी को माना गया था, वो जानकारी दी 1921 में दयाराम साहनी ने और इन्होंने ही खोज की थी हड़प्पा की कि यहाँ एक स्थल था और उस स्थल का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस समय हड़प्पा की जो खोज थी वो सर्वप्रथम खोज करने का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को और कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल भी कौन सा था, हड़प्पा था। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब उसका नामकरण करवाऊंगा। दोस्तों आपको 4 पॉइंट याद करने हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत में। पहला 1826 याद करना है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की जानकारी दी, पहली बात। दूसरी बात 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा टीले की खुदाई की और यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई थी, इन ईंटों का उपयोग लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछ रही थी उसमें किया गया था। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट 1853 से 1856 ईस्वी के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। चौथा पॉइंट 1921 ईस्वी में
सर जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दोस्तों ये था हमारा पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आपको 4 डेट याद रखनी है और इन व्यक्तियों के नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 डेट याद करनी है, इन व्यक्तियों के नाम याद करने हैं। तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। अतीत के बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरकार जब इसने हड़प्पा की खोज कर ली तो पता थोड़ी था इसको कि यहाँ कौन सी सभ्यता थी कौन सी नहीं थी, सिर्फ स्थल का पता था कि यहाँ हड़प्पा स्थल था, वहां से खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए थे जिनसे सिर्फ अनुमान लगाया गया था। तो अब इसका नामकरण भी तो करना है कि इसका क्या नाम दिया जाए। तो इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण आखिरकार हुआ कैसे था, सिंधु घाटी सभ्यता बनी कैसे थी। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम हैं। जो पहला नाम है दोस्तों वो इसे कहा गया था सिंधु सभ्यता, इसका पहला नाम था सिंधु सभ्यता। इसका दूसरा नामकरण किया गया था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये अलग अलग है, ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता नाम अलग था, सिंधु घाटी सभ्यता नाम अलग था। और दोस्तों इसका तीसरा नाम दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो 3 नाम है इसके। पहला नाम है सिंधु सभ्यता, इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता ऐसे किसने कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा था और हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि उस समय भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल ने एक पत्रिका थी सर जॉन मार्शल। सबसे पहले दोस्तों सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को नाम दिया है सिंधु सभ्यता। और दोस्तों एक किताब थी, एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था द लंदन वीकली। तो द लंदन वीकली नामक पत्रिका में सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था दोस्तों क्या, सिंधु सभ्यता। तो पहली बात इसके नामकरण में इसको सिंधु सभ्यता किसने कहा था, इसको सिंधु सभ्यता कहा था सर जॉन मार्शल ने। किस पत्रिका में कहा था, द लंदन वीकली में। उसके बाद आता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। कहा जाता है कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु नदी की घाटी में हुआ था, सिंधु नदी की उपजाऊ भूमि में हुआ था। इस कारण दोस्तों इसका नाम हम देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे ही हम कह देते हैं वृहत्तर सभ्यता। तो इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु घाटी के नदी घाटी में हुआ था, वहाँ की उपजाऊ भूमि में हुआ था, इस कारण इसका नाम है वृहत्तर सभ्यता। ये नाम किसने दिया था, दोस्तों एक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे जिनका नाम था डॉक्टर रफीक मुगल। और डॉक्टर रफीक मुगल ने इस सभ्यता का नाम क्या रखा था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है डॉक्टर रफीक मुगल ने, सिंधु सभ्यता नाम दिया है सर जॉन मार्शल ने। उसके बाद दोस्तों इसका नाम आया है हड़प्पा सभ्यता। मैंने अभी आपको बताया था इसके अतीत में कि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई और हड़प्पा की जो खोज की गई थी दोस्तों वो की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। और इसी दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की खोज की थी तो पुरातत्व का एक नियम होता है, आर्कियोलॉजी का एक नियम होता है कि जो स्थल पहले खोजा जाता है उसी स्थल के नाम से उस सभ्यता का नाम दिया जाता है। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कैसे पड़ा था, इसलिए पड़ा था कि हड़प्पा इसका खोजा गया क्या था, प्रथम स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया जो प्रथम स्थल था वो था दोस्तों कौन सा, हड़प्पा। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कोई पूछे तो आपको याद रखने आया हुआ सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था हड़प्पा। इसी कारण दोस्तों इस सभ्यता को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो दूसरा पॉइंट अतीत के बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है इसके नामकरण का। तो इसके 3 नाम हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो इसको नाम दिया है सर जॉन मार्शल ने दिया है और समाचार पत्रिका थी द लंदन वीकली, इसमें इसको प्रकाशित किया था। दूसरी बात, इसको सिंधु घाटी सभ्यता या वृत्तर सभ्यता दोस्तों नाम दिया है डॉक्टर रफीक मुगल ने। तीसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था और दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, इस कारण सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों ये था इसका दूसरा पॉइंट, नामकरण। अतीत के बाद दोस्तों है इसका नामकरण। आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नामकरण हैं। नामकरण के बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, किन किन इतिहासकारों ने, किन किन विद्वानों ने इसका क्या क्या नाम दिया है। दोस्तों हम तीसरी बात करते हैं इसके कालक्रम की। तो अगला पॉइंट आता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की, कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी, किस ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ था। तो देखो, यदि दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में आपसी मतभेद है। कई इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रकट किया है दोस्तों इसके कालक्रम को लेकर। तो हम अध्ययन करेंगे कि किस किस इतिहासकार ने, किस किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या क्या दिया है। दोस्तों यदि मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम तो सबसे पहले बताता हूं मैं, एक अभिलेख प्राप्त हुआ था और उस अभिलेख का नाम था सारगोन अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारगोन अभिलेख। और सारगोन अभिलेख दोस्तों प्राप्त हुआ था 2350 ईसा पूर्व में। और दोस्तों ये अभिलेख प्राप्त हुआ था मेसोपोटामिया से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेसोपोटामिया से। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन है, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता का कालक्रम क्या रहा होगा। दोस्तों सारगोन अभिलेख 2350 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है मेसोपोटामिया से। इस सारगोन अभिलेख के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है दोस्तों ये तय किया गया है 3250 ईसा पूर्व से और 2750 ईसा पूर्व के मध्य। तो पहला पॉइंट आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा, वो लिख कर देगा कि सारगोन अभिलेख के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो सारगोन अभिलेख के आधार पर, सारगोन अभिलेख कब प्राप्त हुआ है? 2350 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम तय किया गया है 3250 ईसा पूर्व से और 2750 ईसा पूर्व के मध्य। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसके कालक्रम के बारे में आता है, जो जीवाश्म है, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए सबसे जो अच्छी विधि है, जो वैज्ञानिक विधि है जिसको माना जाता है दोस्तों, वो है कार्बन डेटिंग पद्धति या रेडियो कार्बन पद्धति। और जितने भी जीवाश्म प्राप्त होते हैं उन जीवाश्म की उम्र का पता इसी पद्धति से लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति या इसे हम दोस्तों कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति क्या कहती है? इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो रेडियो कार्बन पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। तो दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है? तो इसके अनुसार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य। तीसरा दोस्तों इसी रेडियो कार्बन पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो इसी रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर एक इतिहासकार थे जिनका नाम था दोस्तों डीपी अग्रवाल। रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम तय किया है दोस्तों वो तय किया है 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य, जो कि सर्वाधिक मान्य है। ये दोस्तों सर्वाधिक मान्य है। तो आपसे पूछेगा
जैसे आपको ये ऑप्शन देकर पूछेगा कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य कालक्रम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कालक्रम दिया था, किसी ने क्या, किसी ने क्या, किसी ने क्या। लेकिन यदि बात आए कि उन सभी कालक्रमों में से ऑथेंटिक किसका है, किसका माना जाएगा, दोस्तों कहा जाता है कि रेडियो कार्बन पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति कार्बन 14 के आधार पर डीपी अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है, जो सर्वाधिक मान्य है। तो अगर सर्वाधिक मान्य की बात आएगी तो कौन सा मान्य होगा, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। इसके बाद दोस्तों जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी के अनुसार कहती है एनसीईआरटी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था वो 2500 ईसा पूर्व से और 1800 ईसा पूर्व के मध्य था। तो आपके सामने 4 पॉइंट है दोस्तों। जब इसके कालक्रम की बात आएगी तो इन चारों पॉइंटों को आपको याद रखना होगा। पहला, सारगोन अभिलेख के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, वो है 3250 ईसा पूर्व से और 2750 ईसा पूर्व के मध्य, पहली बात। दूसरी, रेडियो कार्बन पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, वो है 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य। कार्बन 14 या रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या तय किया है दोस्तों, उन्होंने तय किया है इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य, जो कि सर्वाधिक मान्य है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से और 1800 ईसा पूर्व के मध्य था। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। 4 कालक्रम आपको याद रखने हैं, जैसे भी आपसे पूछेगा आप उसका उत्तर दे के आ सकते हो। यदि सर्वाधिक मान्य पूछता है तो सर्वाधिक मान डीपी अग्रवाल साहब का है, जो कि है 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। आप दोस्तों इसको उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका कालक्रम, उतार लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये था अतीत। अतीत के बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, उसके बाद हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया किसने था। तो इसके बाद दोस्तों हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इसके निर्माता। चौथा पॉइंट है दोस्तों, हर टॉपिक को आप इस तरह से पढ़ोगे, उसको पूरा तोड़कर पढ़ोगे कि उसमें दिया क्या गया है, उसको पॉइंटों के माध्यम से पढ़ोगे तो कभी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, इतिहास आपको बोझिल नहीं लगेगा, नीरस नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। हम बात करते हैं दोस्तों अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के बारे में लेकर भी विभिन्न इतिहासकारों में परस्पर मतभेद है। तो हम बात करते हैं इसके निर्माताओं की। तो 4 जातियां दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। उन 4 जातियों को आपको याद करना है कि ये 4 जातियां सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मानी जाती हैं, और उनमें से भी सर्वाधिक मान्य एक मत है जो कि सर्वाधिक मान्य है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके निर्माता कौन कौन थे। दोस्तों इसको हम याद करेंगे, 4 जाति हैं, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु हैं उनसे अल्प मांगो। तो दोस्तों इसके आधार पर यहाँ से में 4 जातियाँ हैं, पहली प्रे से, भू से, अल्प और मांगो। ये 4 जातियां हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता मानी जाती है। प्रभु से अल्प मांगो दोस्तों, प्रे से बनेगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड पहली जाति है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। दूसरी है दोस्तों भू, भू से बनेगा भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, या इन्हीं भूमध्य सागरीय लोगों को दोस्तों कहा जाता है द्रविड़। तीसरा है अल्प, अल्प से बनेगा अल्पाइन, अल्प से दोस्तों अल्पाइन बनेगा मांगो, और दोस्तों मांगो से बनेगा मंगोलॉइड, मांगो से बनेगा मंगोलॉइड। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो प्रभु से अल्प मांगो, ये 4 जातियां सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मानी जाती हैं, जिनमें प्रे, प्रे से बनेगा दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भू से बनेगा भूमध्य सागरीय,
अल्प से बनेगा अल्पाइन और मांगो से बनेगा मंगोलॉइड। ये 4 जातियां सिंधु घाटी सप्ताह निर्माता हैं। अब बात आती है कि इनमें से सर्वाधिक मान्य कौन सी है, किस जाति को सिंधु घाटी सप्ताह का निर्माता माना जाता है। तो दोस्तों एक विद्वान थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जो कहते हैं दोस्तों, और अन्य सभी इतिहासकारों ने इन्हीं राखलदास बनर्जी का जो मत था इसको माना है। और कहा जाता है कि राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माता थे वो भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग थे, और यही जो मत है दोस्तों वो सर्वाधिक मान्य है। तो यदि बात आएगी कि सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माताओं के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, तो सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माता हैं भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग, जो आज वर्तमान में दक्षिण भारत में निवास करते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सप्ताह को बसाया था। अगर वैसे बात की जाए तो सिंधु घाटी सप्ताह के जो निर्माता हैं वो 4 जातियां हैं, सभी का योगदान है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय या द्रविड़, अल्पाइन और मंगोलॉइड। यदि बात की जाए कि इनमें से सर्वाधिक मान्य कौन सा है, तो राखलदास बनर्जी ने माना है कि सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माता भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग हैं, और अन्य सभी इतिहासकारों ने भी इनकी बात को माना है कि राखलदास बनर्जी सही कह रहे हैं, और सिंधु घाटी सप्ताह का निर्माता स्वीकार किया है भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोगों को। दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माता। तो अतीत के बाद इसका नामकरण के बाद इसका कालक्रम, और कालक्रम के बाद सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माता। तो उतार लीजिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हैं सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माता। सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माता के बाद दोस्तों हम अध्ययन करते हैं कि सिंधु घाटी सप्ताह का विस्तार क्या था, सिंधु घाटी सप्ताह कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई थी, भारत में कहां से कहां फैली हुई थी, और भारत के अलावा इसका विस्तार किन किन देशों में था। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सप्ताह के विस्तार की। तो आप उतार सकते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद सिंधु घाटी सप्ताह का विस्तार। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सप्ताह के विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो जो सिंधु घाटी सप्ताह का दोस्तों विस्तार था वो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम में था। चारों दिशाओं में फैली हुई थी दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम दिशा में। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम दिशा में सिंधु घाटी सप्ताह का विस्तार था। यदि मैं बात करता हूं उत्तर में, तो दोस्तों उत्तर में सिंधु घाटी सप्ताह फैली हुई थी मांडा, और दोस्तों मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों ये पड़ता है अखनूर जिले में। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है दोस्तों क्या, मांडा। और मांडा दोस्तों जिस नदी के किनारे स्थित है वो नदी है चेनाब नदी। आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, पूछता है कि सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, यह बिंदु किस नदी के किनारे स्थित था। तो सिंधु घाटी सप्ताह का जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सप्ताह का जो विस्तार था, उत्तर में जो इसका विस्तार था वो था दोस्तों मांडा। और मांडा दोस्तों है जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में पड़ता है, और जो अखनूर जिला है दोस्तों ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त सवाल ये भी बनता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था, तो दोस्तों ये बदल जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे उत्तरतम बिंदु, सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे उत्तरतम बिंदु दोस्तों जो बात करता है, मांडा वैसे दोस्तों अब आज भारत में है, सिंधु घाटी सप्ताह के सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करता है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सप्ताह उत्तर में दोस्तों फैली हुई थी, और उत्तर में यह फैली हुई थी दोस्तों अफगानिस्तान में। कहाँ फैली हुई थी दोस्तों, अफगानिस्तान में। और सिंधु घाटी सप्ताह में अफगानिस्तान में 2 स्तर मिले हैं। सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे कम विस्तार दोस्तों जो था वो कहाँ था, वो विस्तार था दोस्तों अफगानिस्तान में। यहां से सवाल बनते हैं, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सप्ताह के सबसे कम स्तर मिले हैं, और वो भी 2 मिले हैं। 2 कौन कौन से मिले हैं दोस्तों, मुंडी गाक और सुरतगोही। यदि आपसे ये पूछा जाए सवाल
कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु कौन से हैं, जो सबसे उत्तर में है वो है दोस्तों मुंडी गाक और सुरतगोई। अगर इनमें भी पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं में से सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इन दोनों बिंदुओं से भी दोस्तों सबसे जो उत्तरतम बिंदु है तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है सुरतगोई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जब ये सवाल आता है तो मांडा जरूर आता है, और हम जब इसको पढ़कर जाते नहीं है, मांडा को सही करके आ जाते हैं, वो हमारा गलत हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मांडा तक था, लेकिन यदि और उत्तरतम की यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, और अफगानिस्तान में हमको दो स्तर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, पहला है मुंडी गाक और दूसरा है सुरतगोई। तो सबसे उत्तरतम बिंदु दो हैं, मुंडी गाक और सुरतगोई। अगर इनमें से भी उत्तरतम बिंदु वो पूछता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु दोस्तों जो है वो है सुरतगोई, और ये वही सुरतगोई है दोस्तों जहां से हमें नहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां से हमें नहरों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु था। ये स्थित कहां था? अफगानिस्तान में तो था, लेकिन यदि अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें कि अफगानिस्तान में कहां स्थित था दोस्तों, ये पूछे गए सवाल हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों जिस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी का दे सकते हो, आरएस दे सकते हो, नेट जेआरएफ दे सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ, यहाँ से एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आपका कवर नहीं होगा। तो ये बिल्कुल हम जीरो से लेकर और इसको बहुत ही टॉप तक करवा रहे हैं, आपको किसी भी एग्जाम को देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी ऐसा दोस्तों यहाँ से मैटर नहीं बचेगा जो आपको नहीं मिलेगा, सारा मैटर है वो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है दोस्तों सुरतगोई, जो जहाँ से क्या मिले हमको नहरों के साथ। ये स्थित कहाँ था? ये अफगानिस्तान में था, लेकिन ऑप्शन में अफगानिस्तान है ही नहीं। तो दोस्तों ये स्थल जो स्थित था, ये दोनों स्थल जो स्थित थे ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में स्थित थे। ये पूछा गया सवाल है दोस्तों। मुंडी गाक और सुरतगोई कहाँ स्थित थे? ये दोस्तों स्थित थे हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में। तो अगर ये ना, अफगानिस्तान सबको पता होता है दोस्तों, जो आजकल लेवल है प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछने का वो यही है। अब आप ये पढ़ गए हैं कि मुंडी गाक और सुरतगोई अफगानिस्तान में है, अब वो पूछेगा कि अफगानिस्तान में कहाँ है, तो मुंडी गाक और सुरतगोई जो प्राप्त हुए हैं ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में प्राप्त हुए हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु हैं। इनमें से भी सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है, जहां से हमें नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों विस्तार की हम बात कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित है, और ये कृष्ण नदी के किनारे स्थित था, चेनाब नदी के किनारे। तो उत्तर में मांडा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण में दोस्तों आता है दैमाबाद, और दोस्तों दैमाबाद स्थित है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। अहमदनगर जिला जो दोस्तों है वो है महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक था, और दैमाबाद दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। दैमाबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों ये स्थित था गोदावरी। अब दोस्तों ये सवाल एक बार पूछा गया था और ऑप्शन में गोदावरी नदी थी ही नहीं। उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में हम ये करेंगे दोस्तों, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, और गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों उसका नाम है प्रवरा नदी। ये था ऑप्शन में, बहुत ही गहनता से पूछा गया सवाल था दोस्तों ये। तो दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद तक था, और दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, और ये किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। गोदावरी नदी यदि ऑप्शन में नहीं आता है तो गोदावरी की दोस्तों सहायक नदी थी जिसका नाम था प्रवरा नदी। तो गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद स्थित था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु था। दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वो दोस्तों कहाँ तक था? दैमाबाद तक। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था? दोस्तों पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था आलमगीरपुर तक। कहां तक था दोस्तों? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां है दोस्तों? आलमगीरपुर स्थित है दोस्तों मेरठ में, और मेरठ दोस्तों कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो पूरब दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दोस्तों कहां तक था? आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में, और मेरठ स्थित उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे था दोस्तों? आलमगीर जो स्थित था वो था
हिंडन नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है, हिंडन नदी के किनारे स्थित था आलमगीरपुर। तो यदि हम पूरब में बात करें तो पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर तक था। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हम बात करते हैं दोस्तों अब पश्चिम में। पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का जो दोस्तों विस्तार था वो था दोस्तों सुतका गेंडोर तक। कहां तक था दोस्तों? सुतका गेंडोर। और दोस्तों सुतका गेंडोर स्थित था कहां? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान आपको पता ही है पाकिस्तान का हिस्सा है, और बलूचिस्तान के लोग अपने आप को अलग मानते हैं पाकिस्तान से। बलूच लोग आंदोलन भी करते हैं। कई बार बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान के मैप से अपना हिस्सा दिखाया नहीं था। ये जो भौगोलिक स्थिति आती है, सामरिक जो क्षेत्र आते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत आप पढ़ते हो। तो दोस्तों सुतका गेंडोर, जो सुतका गेंडोर था वो था बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे था दोस्तों? ये स्थित था दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक था। उत्तर में नदी थी दोस्तों चेनाब नदी, दक्षिण में दोस्तों नदी थी गोदावरी या इसकी सार नदी थी प्रवरा, पूरब में दोस्तों नदी थी हिंडन नदी, पश्चिम में नदी थी दास नदी। अगर उत्तरतम बिंदु की बात करता है तो मुंडी घाट और सुरतगोई, इनमें से भी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु दोस्तों कौन सा है? सुरतगोई। ये कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, और यहाँ से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अफगानिस्तान में भी ये स्थल दोस्तों कहाँ स्थित हैं? हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित हैं। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्रफल पर था, और दोस्तों कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक था, जिसको राउंड फिगर में 13 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। ये दोस्तों कहीं कहीं आपको 613 मिल सकता है, लेकिन इसको राउंड फिगर में आप याद कीजिएगा कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। और जब ये इतने क्षेत्र पर फैली हुई थी दोस्तों, तो इसके यदि मैं आकार की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति में सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। लेकिन दोस्तों उस समय से लेकर और आज तक कहा जाता है कि लगभग 2800 स्थलों की खोज की जा चुकी है, और वर्तमान में भी खुदाई का कार्य जारी है। नए नए स्थलों की खोज की जा रही है। तो यदि आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो पूछ ले कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज की स्थिति में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना हो गया है, उस समय चूंकि कम स्थल खोजे गए थे तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कम था, इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की वो बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है। तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब जब इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इसकी आकृति बढ़ेगी। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार से बदलकर अब हो गई है दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो आकृति है वो विषम कोण चतुर्भुजाकार है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक इसके स्थल हमें मिले हैं भारत से। भारत के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था दोस्तों वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो भारत से प्राप्त हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मुंडी घाट और सुरतगोही। ये सबसे उत्तरतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता के, जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं? भारत से। सबसे कम
कम स्थल प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से। अगर भारत में भी बात की जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सर्वाधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं? लगभग 921 स्थल, वर्तमान में लगभग 921 स्थल। आप अनुमान लगा सकते हो, आप तो 10 बार स्थल पढ़ते हैं, 15 पढ़ लेते हैं, 20 पढ़ लेते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में लगभग 921 स्थल खोज लिए गए हैं। और यदि बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सर्वाधिक स्थल हैं और भारत में भी किस राज्य में है, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल हैं वो भारत में स्थित हैं। कहाँ? गुजरात में। तो इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में है, भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। अब यहीं तक पीछा नहीं छोड़ेगा, आपसे फिर ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो 3 सवाल यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं, तीनों आ चुके हैं दोस्तों। ये पहला सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां है? भारत में। जैसे कि मैंने बताया आपको, आज तक अगर वर्तमान में बात की जाए, जब 2015-16 में नवीन सर्वेक्षण हुआ था, नवीन उत्खनन हुआ था, जब रिपोर्ट आई थी, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के 921 स्थल माने गए थे कि अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल खोज लिए गए हैं? 921। और इन स्थलों में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में है। और ये स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है हकरा घग्गर। हकरा घग्गर नदी के किनारे, हकरा घग्गर नदी की हम बात करें दोस्तों, तो ये वही नदी है प्राचीन सरस्वती, या इसको हम कहते हैं दृशद्वती। तो प्राचीन सरस्वती या दृशद्वती, जिसको उस समय कहा गया था हकरा घग्गर, तो यही आएगा ऑप्शन में, हकरा घग्गर। आपको याद रखना है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हैं हकरा घग्गर नदी मार्ग में। और हकरा घग्गर नदी को यदि सही शब्दों में कहा जाए तो सरस्वती, प्राचीन सरस्वती या दृशद्वती नदी को ही हकरा घग्गर नदी कहा गया है। तो 3 सवाल हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में है, भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे? ये सवाल जब आता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित थे, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देता है वो सिंधु, और सिंधु पे निशान लगा जाता है। क्यों? क्योंकि नाम ही क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें आदमी ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो क्या लगाएगा कि यार सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु के किनारे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे विकसित हुई थी, ये बात अलग है, लेकिन ये नहीं है कि सर्वाधिक स्थल भी इसी नदी के किनारे स्थित हों, ऐसा नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा था कि ये सिंधु नदी की घाटी में ये विकसित हुई थी, वहाँ के उपजाऊ मैदान में ये विकसित हुई थी, वहाँ मानव के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित थी, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास हुआ था। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे थे, तो इसमें सिंधु नदी नहीं आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे, इसे कहा गया दृशद्वती नदी, या इसे कहा गया हकरा घग्गर। और दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था ये लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, जिसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है, और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार से बदलकर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है, और चेनाब नदी के किनारे स्थित है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, और ये गोदावरी या इसकी सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। पूरब में यदि विस्तार की बात की जाए तो पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर तक था। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यदि पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सुतका गैंडोर तक था। सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में स्थित था, और ये दास नदी के किनारे स्थित था। यदि बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी था। अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ प्राप्त
हुए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में प्राप्त हुए थे। भारत में भी गुजरात में प्राप्त हुए थे और हकरा घग्गर या सरस्वती या प्राचीन दृश्यवती नदी के किनारे प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जहां से सवाल आने के पूरे चांस होते हैं, यहाँ से सवाल पूछता है वो। दोस्तों इसको आप उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो दोस्तों हमने पढ़ा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत क्या था, कि किस आदमी ने इसके बारे में जानकारी दी, किसने यहाँ से प्राप्त ईंटों का उपयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया, किस आदमी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता कैसे हुआ। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, विभिन्न कालक्रम दिए गए थे, जिसमें सर्वाधिक मान्य नदी कालक्रम की बात की जाए तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार डीपी अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना था, जो कि सर्वाधिक मान्य है। उसके बाद हमने दोस्तों बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं की। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में राखलदास बनर्जी ने भूमध्य सागर या द्रविड़ लोगों को सर्वाधिक माना है कि इन लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। उसके बाद दोस्तों हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आखिरकार कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि लोग आए और आते ही सभ्यता बस गई। सभ्यता के निर्माण में दोस्तों हजारों सालें लग जाती हैं। सभ्यता का विकास ऐसे नहीं होता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका अपवाद नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 500 वर्षों तक विद्यमान रही थी, जिसका जो पीक पीरियड था वो 2200 ईसा पूर्व से और 2000 ईसा पूर्व के मध्य था। कहा जाता है कि अपनी परिपक्व अवस्था में थी 2200 ईसा पूर्व से और 2000 ईसा पूर्व के मध्य। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, ये अपने विकास के क्रम में किस प्रकार आगे बढ़ी है तो उसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, आखिरकार इसका विकास हुआ कैसे था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। दोस्तों कोई भी चीज हो उसका विकास जो होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। मानव का विकास हो, किसी भी सजीव का विकास हो, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जैसे सबसे पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है ये निम्न चरणों में हुआ दोस्तों। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। तो सबसे पहले कहा गया है प्रारंभिक या प्राक अवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विकास का पहला चरण था जब ये अपना विकास कर रही थी, जब ये अपनी बाल्य अवस्था में थी, तो इसे कहा गया था प्रारंभिक या प्राक अवस्था। दोस्तों कहा जाता है कि 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य, 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। तो प्रारंभिक अवस्था या प्राक अवस्था जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की आई थी दोस्तों, ये आई थी 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जब इसका विकास हुआ तो ये परिपक्व हो चुकी थी, ये युवा हो चुकी थी। तो इसके बाद दोस्तों आती है सिंधु घाटी सभ्यता की परिपक्व अवस्था। दूसरी दोस्तों आती है इसकी परिपक्व अवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों परिपक्व अवस्था जो थी वो मानी जाती है दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य। तो 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थी। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार जो टाइम था 2200 ईसा पूर्व से और 2000 ईसा पूर्व के मध्य, तो ये अपनी चरम पर थी, सर्वाधिक विकास हुआ था इस सभ्यता का। तो परिपक्व अवस्था इसकी मानी जाती है दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य। उसके बाद दोस्तों इसकी आती है उत्तर अवस्था, और उत्तर अवस्था का दोस्तों मध्य है, मतलब है इसकी वृद्धावस्था। और यहीं से धीरे 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 सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई। और दोस्तों ये समय आया था 1900 ईसा पूर्व से और 1300 ईसा पूर्व के मध्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की यदि हम बात करें, इसकी यात्रा की यदि हम बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ है वो 3 चरणों में हुआ है। पहला दोस्तों इसका चरण था
प्रारंभिक या प्राक अवस्था, जो अवस्था चली थी दोस्तों 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरी दोस्तों इसकी अवस्था थी परिपक्व अवस्था, जब ये अपने चरम पर थी, जब इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। दोस्तों ये इसकी अवस्था थी 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य। उसके बाद दोस्तों इसकी थी उत्तर अवस्था, जब ये अपने अंतिम दिन गिन रही थी, पतन की ओर अग्रसर थी। ये अवस्था थी दोस्तों 1900 ईसा पूर्व से और 1300 ईसा पूर्व के मध्य। अब हम इसकी एक एक अवस्था को पढ़ेंगे। यहाँ से दोस्तों सवाल बनते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, उन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को हमें इन 3 भागों में बांटना है। वो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा, जो स्थल है मेहरगढ़, जो स्थल है राखी गढ़ी, बनावली, ये किस अवस्था के थे। ऐसे तो इसका विकास हो ही नहीं गया दोस्तों, रातों रात इसका विकास नहीं हुआ है। इसका जो विकास की यात्रा है वो 3200 ईसा पूर्व से शुरू होती है और 1300 ईसा पूर्व पर आकर समाप्त हो जाती है। तो विभिन्न स्थल अलग अलग चरणों में खोजे गए हैं। तो आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के वे स्थल हैं जो इसकी प्रारंभिक या प्राक अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन से वो स्थल हैं जो इसकी परिपक्व अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कौन से वो स्थल हैं जो इसकी उत्तर अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जितने भी स्थल हैं, जितने भी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए हैं, उन स्थलों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से प्रारंभिक अवस्था के थे, कौन कौन से परिपक्व अवस्था के थे और कौन कौन से उत्तर अवस्था के थे। हम यही गलती कर जाते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल याद करते हैं, सब कुछ याद है कि वो स्थल कहाँ मिला था, कब मिला था, किसने खोज की थी, किसने उत्खनन किया था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये होता है कि अगर सवाल हो ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल किस चरण का था, ये पता ही नहीं हमको। कालीबंगा के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन यही नहीं पता कि कालीबंगा प्राक अवस्था के टाइम की थी या कालीबंगा परिपक्व अवस्था के समय की थी या उत्तर अवस्था के समय की थी या इन तीनों के मध्य थी या दोनों के मध्य थी या अंतिम दोनों के मध्य थी। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं और एग्जामिनर पर यहीं से सवाल बनाता है। तो एक एक अवस्था को विस्तार से अध्ययन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था या परिपक्व अवस्था की। आप इसको उतार सकते हो, इसको डायग्राम को ऐसे कैसे आप बना सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है 3 चरणों में हुआ है। प्रारंभिक अवस्था 3200 ईसा पूर्व से लेकर और 2600 ईसा पूर्व के मध्य तक चली। परिपक्व अवस्था 2600 ईसा पूर्व के मध्य से लेकर और 1900 ईसा पूर्व के मध्य तक चली। और उत्तर अवस्था 1900 ईसा पूर्व के मध्य से लेकर और 1300 ईसा पूर्व के मध्य तक चली। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्रारंभिक या प्राक अवस्था की। कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, इस अवस्था का नाम प्रारंभिक या प्राक अवस्था कैसे पड़ा। दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले है प्रारंभिक या प्राक, प्रारंभिक या प्राक अवस्था। और जो प्रारंभिक या प्राक अवस्था दोस्तों थी, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया है 3200 ईसा पूर्व से, और ये चली थी दोस्तों कब तक, 2600 ईसा पूर्व। तो देखिए प्रारंभिक अवस्था या प्राक अवस्था की हम बात करते हैं, तो ये तो दोस्तों इसमें निहित है कि ये सिंधु वासियों की सबसे पहली अवस्था थी, फर्स्ट स्टेज ये थी। फर्स्ट स्टेज दोस्तों ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और इसका टाइम था 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था डॉक्टर रफीक मुगल। डॉक्टर रफीक मुगल, ये वही डॉक्टर रफीक मुगल हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो यदि कोई आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था, तो डॉक्टर रफीक मुगल ने दिया था। इन्हीं डॉक्टर रफीक मुगल ने दोस्तों प्रारंभिक या प्राक अवस्था का सबसे पहले पता लगाया था। एक जगह थी, एक स्थान था दोस्तों, उस स्थान का नाम था चोलिस्तान। क्या नाम था, चोलिस्तान। ध्यान से समझना है दोस्तों, चोलिस्तान एक जगह थी। चोलिस्तान में दोस्तों इसका जब संधि विच्छेद करेंगे ना हम, तो एक शब्द निकल कर आता है जिस शब्द का नाम है चोल। क्या निकल कर आता है, चोल। और इस चोल को दोस्तों तुर्की भाषा में, यदि हम टर्की भाषा की बात करें, तुर्की भाषा की बात करें, तो दोस्तों तुर्की भाषा में
चोल का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान। तो चोलिस्तान एक जगह है और इस चोलिस्तान का उत्खनन किया गया था, इसकी खुदाई की गई थी दोस्तों, किसके द्वारा? डॉक्टर रफीक मुगल ने चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता को क्या नाम दिया है? प्रारंभिक या प्राक हड़प्पन सभ्यता, प्री हड़प्पन सभ्यता। किसने? डॉक्टर रफीक मुगल ने। किसके आधार पर? चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर। तो पहला सवाल यहां से आपका होता है कि प्रारंभिक या प्राक अवस्था की जानकारी सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दी थी? तो इस सभ्यता की जानकारी, इस अवस्था की जानकारी, इस स्टेज की जानकारी डॉक्टर रफीक मुगल ने चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर दी। चोलिस्तान एक शब्द है चोल, जिससे मिलकर बना है, और चोल का तुर्की भाषा में मतलब होता है रेगिस्तान। अब देखिए कहाँ है चोलिस्तान? चोलिस्तान दोस्तों स्थित है, ये स्थित है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में आया हुआ सवाल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित है चोलिस्तान, और इसी चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर डॉक्टर रफीक मुगल ने इस सभ्यता का जो प्रथम स्टेज बताई थी वो प्रारंभिक अवस्था बताई थी, और इसका कालक्रम बताया था 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के मध्य। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको याद रखना है डॉक्टर रफीक मुगल, चोलिस्तान, चोलिस्तान चोल से मिलकर बना है। चोल का तुर्की भाषा में अर्थ होता है रेगिस्तान। चोलिस्तान कहाँ स्थित है? चोलिस्तान स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में, और इसी के आधार पर इस सभ्यता का प्रथम चरण का नाम दे दिया गया था। क्या? प्रारंभिक या प्राक अवस्था, जो चली थी 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य। यह है इसकी प्रारंभिक जानकारी। उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक अवस्था या प्राक अवस्था की हम बात करें तो इस अवस्था का सबसे पहले खोजा गया स्थल या सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनेगा दोस्तों इसका, किसका? इस प्रारंभिक अवस्था का सबसे पहले खोजा गया स्थल। और जो सबसे पहले खोजा गया है वो सबसे प्राचीन भी होगा। सबसे पहले या सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो प्राक अवस्था का, सिंधु घाट सभ्यता की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसका सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था दोस्तों? वो स्थल था मेहरगढ़। सुपर इंपॉर्टेंट है। और मेहरगढ़ दोस्तों कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ दोस्तों कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में। तो प्रारंभिक अवस्था का सबसे पहले खोजा गया स्थल या सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। हजारों बार ये सवाल पूछा गया है। यहां से एक साक्ष्य मिला था, साक्ष्य मिला था कि सबसे पहले मानव बस्तियों के साक्ष्य। सुपर सवाल है। सबसे पहले मानव बस्तियों के साक्ष्य, सबसे पहले मानव बस्तियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो सबसे पहले मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ प्रारंभिक अवस्था का सबसे पहले या सबसे प्राचीन स्थल है। ये मेहरगढ़ आपके याद होना चाहिए। मेहरगढ़ के बारे में सबसे पहली बात, मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था का सबसे प्राचीन स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल है। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से दोस्तों सबसे पहले मानव बस्तियों के साक्ष्य और सांस्कृतिक अवशेष, सांस्कृतिक विरासत हमें प्राप्त हुई थी। कहां से? मेहरगढ़ से। तो सबसे पहले मानव बस्ती कहां मिली थी हमको? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां स्थित है? मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के किस अवस्था में आता है? प्रारंभिक अवस्था में आता है या परिपक्व अवस्था में आता है या उत्तरवर्ती अवस्था में आता है? तो किस में आता है? प्रारंभिक अवस्था में आता है। तो यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? इस सभ्यता को प्रारंभिक अवस्था नाम दिया है रफीक मुगल ने। किसके आधार पर? चोलिस्तान के आधार पर। चोलिस्तान बना है चोल से। चोल का अर्थ होता है क्या? रेगिस्तान। चोलिस्तान जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर से प्राप्त हुआ है।
इस प्रारंभिक अवस्था का सबसे पहले खोजा गया स्थल दोस्तों कौन सा था? मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था? सबसे पहले मानव बस्तियों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। इसको आप उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं कि यहाँ से हमें और क्या क्या प्राप्त हुआ है, कौन कौन से स्थल हैं जो प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में और कौन कौन से स्थल आते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, एक सारणी बनानी है आपको ज़बरदस्त वाली, जिसको 3 भागों में बांटना है और जितने भी स्थल हैं जिस जिस अवस्था में आते हैं उन अवस्था में उनको डालते जाइए। इस तरह से याद रहेंगे आपके ये, नहीं तो बहुत कठिन है, इनको याद करना दिक्कतें आती हैं। और इसीलिए बुद्धिमानी से इतिहास को पढ़ना होगा आपको, तब जाके आपको इस पर सफलता मिलेगी। आगे देखिए और क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों। और यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्थल हमें यहाँ से प्राप्त हुए, तो सबसे पहले हम लेते हैं बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान से कौन कौन से ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक चरण में आते हैं, फर्स्ट स्टेज में आते हैं, ऐसे पूछेगा आपसे। तो पहला मैं आपको बता चुका हूँ मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों कहाँ है? मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ क्या है? इस अवस्था का सबसे पहले खोजा गया स्थल। तो पहला हो गया मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बाद दोस्तों आता है राना गुंडई। इसके बाद आता है दोस्तों राना गुंडई। इसके बाद आता है दोस्तों कुल्ला और कुल्ली। इसके बाद आता है दोस्तों कुल्ला कुल्ली। इसके बाद दोस्तों आता है बालाकोट। क्या आता है? इसके बाद आता है दोस्तों बालाकोट। इसके बाद दोस्तों आता है नौसारो। क्या आता है? नौसारो। दोस्तों आपको याद रखने हैं कि बलूचिस्तान में कौन कौन से ऐसे स्थल थे जो प्राप्त हुए हैं इस अवस्था में। तो मेहरगढ़, राना गुंडई, कुल्ला कुल्ली, बालाकोट, नौसारो, दब्बे आसात, नौसारो, कुल्ला कुल्ली, राना गुंडई, मेहरगढ़, ये स्थल दोस्तों में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ये किस अवस्था के स्थल हैं? ये प्रारंभिक या प्राक अवस्था के स्थल हैं। उसके बाद यदि हम बात करता हूँ मैं सिंध की, कि सिंध प्रांत से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं जो किस में आते हैं? प्रारंभिक या प्राक अवस्था में आते हैं दोस्तों। इसमें है कोट दीजी और आमरी। कोट दीजी और आमरी 2 स्थल हैं दोस्तों जो किससे संबंधित हैं? सिंध से, सिंध प्रांत से प्राप्त हुए हैं और किस अवस्था में आते हैं? प्रारंभिक या प्राक अवस्था में। फिर दोस्तों यदि मैं बात करता हूं हरियाणा की, हरियाणा की यदि हम बात करता हूं दोस्तों, तो हरियाणा से राखीगढ़ी, बनावली, राखीगढ़ी, बनावली, भर्राना, ये स्थल दोस्तों किस अवस्था के हैं? ये प्रारंभिक या प्राक अवस्था के हैं। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करता हूं कहाँ की? राजस्थान की। तो यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान से कालीबंगा और सौंथी, ये दोस्तों 2 स्थल ऐसे हैं, इनको हम राजस्थान की सभ्यता में विस्तार से पढ़ेंगे, कालीबंगा सभ्यता और सौंथी सभ्यता को। फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि कालीबंगा और सौंथी से किसके साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की प्राक अवस्था के, प्राक हड़प्पन सभ्यता के, यहाँ आया हुआ सवाल है, प्राक हड़प्पन सभ्यता के साक्ष्य राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा और सौंथी से प्राक हड़प्पन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ पंजाब की, और ये पंजाब दोस्तों है पाकिस्तान वाला। तो दोस्तों यहाँ से हमें मिला है जलीलपुर, रहमान ढेरी, जलीलपुर और रहमान ढेरी, यहाँ से दोस्तों हमें प्रारंभिक या प्राक अवस्था के साक्ष्य मिले हैं। डेरा इस्माइल खां, यहाँ से दोस्तों हमें प्रारंभिक या प्राक अवस्था के साक्ष्य मिले हैं। तो ये स्थल आपको याद करने हैं। इन स्थलों से हमें प्रारंभिक या प्राक अवस्था, अब यहाँ से कोई सा भी पूछ लेगा हो कि कोट दीजी से किस अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए? प्रारंभिक अवस्था के,
परिपक्व अवस्था के, उत्तर अवस्था के। तो इन स्थलों से दोस्तों प्रारंभिक या प्राक अवस्था के साक्ष्य मिले हैं। इसको सबसे पहले डॉक्टर रफीक मुगल ने चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर नाम दिया था प्रारंभिक या प्राक अवस्था, जो 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य थी। इसका सबसे पहले खोजा गया या सबसे जो प्राचीन स्थल था दोस्तों वो था मेहरगढ़, जहां से सबसे प्राचीन मानव बस्तियों की हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और दोस्तों ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की पहली बात, प्रारंभिक अवस्था या प्राक अवस्था। इसके बाद आएगी प्राक परिपक्व अवस्था, और ये वही अवस्था थी जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो इसके बाद दोस्तों हम अध्ययन करेंगे परिपक्व अवस्था का। उसके बाद आएगी उत्तर अवस्था, और वो अवस्था थी जब सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर थी, और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया दोस्तों, पतन हो गया था। दोस्तों यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए। इनको हम विस्तार, इन सारे स्थलों को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। और दोस्तों ये था आज प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमने विभिन्न टॉपिकों के माध्यम से पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसके अतीत का अध्ययन किया, उसके बाद हमने इसका नामकरण पढ़ा, नामकरण के बाद हमने इसका कालक्रम पढ़ा, कालक्रम के बाद हमने इसका विस्तार पढ़ा, और विस्तार के बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रम पढ़ा था। और इसका विकास 3 चरणों में हुआ था, जिसका हमने पहला चरण पढ़ा दोस्तों प्रारंभिक या प्राक अवस्था, जो चली थी 3200 से 2600 ईसा पूर्व के मध्य। अब दोस्तों हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे इसकी परिपक्व अवस्था का, जो चलेगी 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य। यही वो समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकास हुआ था। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।